तो चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम बताइए। वो सवाल जो हम सबने शायद स्कूल में कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। अच्छा। कि भाई ये जो मोटी मोटी इतिहास की किताबें हैं, इन्हें पढ़ने का मतलब फायदा क्या है? अरे ये तो बहुत जरूरी सवाल है ना? आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो इसी सवाल की चीर फाड़ करती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए इतिहास मतलब बोरिंग तारीखें, राजाओं के नाम, युद्ध, बस यही। लेकिन इन दस्तावेजों में जो तर्क है वो ये है कि इतिहास असल में इंसानों के सबसे बड़े डेटाबेस जैसा है। डेटाबेस? ये दिलचस्प। हाँ। हमने क्या कमाल किया, हमसे क्या भयानक गलतियां हुई और कैसे हम आज की इस उलझी हुई दुनिया तक पहुंचे, सब कुछ उसी डेटाबेस में। मतलब ये मुर्दा तथ्यों का ढेर नहीं बल्कि जिंदा अनुभवों का खजाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले इसी आइडिया को पकड़ते हैं कि इतिहास का असल मतलब क्या है। एक जगह कहा गया है कि इतिहास हमें 3 बड़े सवालों का जवाब देने में मदद करता है। हम कौन हैं? हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? और यहाँ से आगे कहाँ जा सकते हैं? और पता है इसमें जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी, बताइए। वो ये है कि इस नजरिए से देखें तो इतिहास कोई पैसिव सब्जेक्ट नहीं रह जाता। मतलब ऐसा नहीं कि बस रटना है। सही बात है, ये एक एक्टिव टूल बन जाता है। हाँ, एक ऐसा औजार जिससे हम अपने समाज के डीएनए को समझ सकते हैं और वर्तमान को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क मिलता है। बिल्कुल। क्यों कुछ समाज ज्यादा सहिष्णु है, क्यों कुछ देशों में लोकतंत्र कामयाब है, इन सब के जवाबों की जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में ही हैं। चलिए इसी औजार का इस्तेमाल करके अपने ही इतिहास को देखते हैं भारत के संदर्भ में। हाँ, यहाँ तो चीजें और भी कमाल की हो जाती हैं। इन दस्तावेजों में जोर इस बात पर है कि हमारी कहानी कुछ 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि आज से 5000 साल पहले हमारे पास योजनाबद्ध शहर थे और सड़कें 90 डिग्री पर कटती थी। हाँ, और घरों में टॉयलेट के साथ बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। ये तो आज के स्मार्ट सिटी जैसा कॉन्सेप्ट लगता है। ये शहरी योजना वाली बात तो कमाल की है ही, पर जो बात मुझे इससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो क्या? वो ये है कि हम आज तक उनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं। सच में ये तो एक पहेली है। सोचिए, एक इतनी एडवांस्ड सभ्यता और उनका सबसे बड़ा राज, उनकी भाषा, आज भी एक रहस्य है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि वो भी है जो हम नहीं जानते। ये हमें विनम्र बनाता है। वाह क्या नजरिया है। इसके बाद जिक्र आता है मौर्य साम्राज्य का और दिमाग में सीधे चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम आता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि चाणक्य की नीतियां आज भी कितनी सटीक बैठती हैं, जैसे उनका मंडल सिद्धांत। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। वो कहता है कि आपका पड़ोसी देश स्वाभाविक रूप से आपका प्रतियोगी या दुश्मन होता है और उस पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त हो सकता है। ये थ्योरी आज भी साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने में मदद करती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है जिसकी तरफ ये दस्तावेज इशारा करते हैं। क्या? सम्राट अशोक, इसी दौर में हम उन्हें शांति और धम्म के दूत के रूप में जानते हैं, लेकिन ये वही शासक हैं जिन्होंने कलिंग में भयानक रक्तपात किया था। सही कहा। तो अशोक की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महान बदलाव हमेशा एक बड़ी त्रासदी के बाद ही आते हैं। मतलब इतिहास सिर्फ हीरो और विलन की कहानी नहीं है, ये बहुत ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। और ये जटिलता मध्यकाल में तो और भी बढ़ जाती है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का दौर। हाँ, जिसे अक्सर सिर्फ लड़ाइयों का दौर समझा जाता है। हाँ, लेकिन इन रिसर्च पेपर्स का फोकस कहीं और है। ये बताते हैं कि ये सिर्फ विकास नहीं बल्कि एक फ्यूजन का दौर था। फ्यूजन मतलब संस्कृतियों के मिलने का दौर। हाँ, जैसे मुगल वास्तुकला में हमें फारसी मेहराब के साथ साथ भारतीय कमल के रूपांकन भी मिलते हैं। ताजमहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों के मिलने से बनी एक नई पहचान का सबूत है। और ये समझना जरूरी है कि संस्कृतियां जब मिलती हैं तो वो सिर्फ टकराती नहीं है, वो एक दूसरे से सीखकर कुछ नया भी बनाती हैं। हाँ, उस दौर का संगीत, खाना, भाषा, सब कुछ इसी फ्यूजन का नतीजा है। गंगा जमुनी तहजीब शब्द सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, वो उस दौर की जीती जागती हकीकत थी। सही बात। और फिर आता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम तो हम सब जानते हैं। पर जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट था। हाँ, गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा का विचार
एक ऐसा तरीका जिससे बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को चुनौती दी जा रही थी। और इसका असर दुनिया भर में हुआ। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को प्रेरणा मिली। सही। तो अगर हम इन सभी पड़ावों को जोड़कर देखें, सिंधु घाटी की इंजीनियरिंग, चाणक्य की कूटनीति, अशोक का परिवर्तन, मुगलों की कला और गांधी का सत्याग्रह, तो ये साफ हो जाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ घटनाओं का कैलेंडर नहीं है। ये बड़े विचारों, सामाजिक प्रयोगों और इंसानी जज्बे की एक लंबी कहानी है। हर दौर ने हमें एक आइडिया दिया है जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये तो हमारे अपने इतिहास की एक झलक थी, पर एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ अपनी कहानी जानना काफी है? स्रोत यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है और कहता है कि असल समझ तब आती है जब हम दुनिया का एटलस देखते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश या सभ्यता वैक्यूम में विकसित नहीं होती। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की ग्लोबल दुनिया को समझने के लिए ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है रोम साम्राज्य का। हम आज सीनेट, रिपब्लिक, लोकतंत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब विचारों की जड़ें प्राचीन ग्रीस और रोम में हैं। उन्होंने कानून और प्रशासन का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका असर आज भी दुनिया भर के संविधानों पर दिखता है। और जितना जरूरी रोम का उदय समझना है, उतना ही जरूरी उसका पतन समझना भी है। ये बहुत गहरी बात है। रोम को किसी बाहरी ताकत ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसकी अंदरूनी कमजोरियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने पहुंचाया। ये तो आज की बड़ी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। फिर चीन का जिक्र आता है, और ये तो कमाल है। सोचिए, कागज, बारूद, प्रिंटिंग प्रेस, वो चीजें जिनके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस के बिना तो ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों की जागीर बना रहता। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। चीन के इस आविष्कार ने यूरोप में पुनर्जागरण, मतलब रेनेसां और ज्ञान की क्रांति के लिए जमीन तैयार की। एक जगह का आविष्कार कैसे दूसरी जगह की तरक्की का इंजन बन जाता है। और पुनर्जागरण ने यूरोप में तर्क और विज्ञान पर जोर दिया, जिसने हमें न्यूटन और गैलीलियो जैसे विचारक दिए। दुनिया आपस में ऐसे ही जुड़ी है। और इस जुड़ाव का सबसे भयानक रूप हमने विश्व युद्धों में देखा। हाँ। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे एक देश का फैसला, एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। लेकिन इन्हीं युद्धों की राख से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकारों के यूनिवर्सल घोषणा पत्र जैसे विचार पैदा हुए। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों से भी सीख सकता है। तो ये सभी उदाहरण एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। दूसरों का इतिहास पढ़ना कोई हॉबी नहीं है। ये आज की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। हाँ, ये हमें एक बड़ा कैनवस देता है। तो अब घूम फिरकर हम उसी पहले सवाल पर आते हैं। इन सब कहानियों और उदाहरणों के बाद क्या हम कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ना वाकई जरूरी है? स्रोत इसका जवाब जोरदार हाँ में देता है और 4 ठोस वजह गिनाता है। पहली वजह, गलतियों से सीखने के लिए। हाँ, और ये सिर्फ एक किताबी कहावत नहीं है। इतिहास हमें बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स दिखाता है। जैसे चाहे वो आर्थिक मंदी का पैटर्न हो जो अक्सर लालच से शुरू होता है, या फिर कट्टर राष्ट्रवाद का पैटर्न जो हमेशा एक दुश्मन बनाकर समाज को बांटता है। अगर हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाएं, तो शायद हम उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह बताई गई है अपनी पहचान को समझने के लिए। इतिहास हमारे लिए एक तरह की कलेक्टिव मेमोरी है, सामूहिक याददाश्त। हाँ, ये हमें बताता है कि हम एक साझा अतीत का हिस्सा है जिसमें जीत भी है और हार भी। और ये साझा याददाश्त ही किसी समाज को एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एक उद्देश्य भी देती है। तीसरा कारण है आज के समाज के काम करने के तरीके को समझने के लिए। बिल्कुल। हमारी आज की राजनीति, हमारे कानून, ये सब रातों रात नहीं बने। इनके पीछे सदियों का विकास है। जैसे आज हम फ्री स्पीच को अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए दुनिया में क्रांतियां हुई हैं। सही बात है। इतिहास के बिना वर्तमान अनाथ है। और चौथी और आखिरी वजह है एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। क्या? कि इतिहास भविष्य का नक्शा नहीं है, लेकिन ये एक कंपास जरूर है। वाह, ये तो बहुत खूब है। ये हमें दिशा दिखाता है। ये बताता है कि किन रास्तों पर खतरा है और कौन से रास्ते एक बेहतर समाज की ओर ले जा सकते हैं। और ये हमें उम्मीद की ताकत देता है। जब हम पढ़ते हैं कि इंसानों ने कैसे महामारियों, युद्धों और जुल्मों का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरे हैं, तो हमें आज की चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत मिलती है।
यहाँ एक और आम धारणा को तोड़ा गया है। कई लोगों को लगता है कि इतिहास पर इतना जोर शायद सिर्फ भारत में ही दिया जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, सच तो ये है कि दुनिया का हर देश अपनी नई पीढ़ी को बड़े गर्व से अपना इतिहास पढ़ाता है। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम और सिविल राइट्स मूवमेंट पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा है। हाँ, और वे इसे सिर्फ एक सफलता की कहानी की तरह नहीं पढ़ाते, वे गुलामी जैसे मुश्किल अध्यायों पर भी बात करते हैं। ये दिखाता है कि एक परिपक्व समाज अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता। इसी तरह चीन अपने हजारों साल पुराने राजवंशों का इतिहास पढ़ाकर अपनी सभ्यता की निरंतरता पर गर्व करता है। मतलब ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है। बिल्कुल, ये राष्ट्र निर्माण और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाने का एक यूनिवर्सल टूल है। तो आखिर में ये सारे दस्तावेज हमें एक ही जगह लेकर आते हैं। इतिहास हमें शक्ति देता है, सोचने की शक्ति, सवाल पूछने की शक्ति और सही चुनाव करने की शक्ति। जब हम जानते हैं कि हमारे पास अतीत के इतने साले अनुभव हैं, तो हम किसी भी प्रोपेगेंडा का आसानी से शिकार नहीं बनते। और सबसे बढ़कर ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। बड़े से बड़े साम्राज्य ढह गए, जो विचार कभी असंभव लगते थे वे सच हो गए। ये ज्ञान हमें मुश्किल समय में हिम्मत देता है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि वर्तमान की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, बदलाव हमेशा संभव है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि इतिहास अतीत में कैद कोई पुराना धूल भरा विषय नहीं है। ये हमारे वर्तमान में जिंदा है और हमारे भविष्य की दिशा तय करने की ताकत रखता है। ये हमें एक बेहतर विचारक, एक जागरूक नागरिक और शायद एक ज्यादा समझदार इंसान बनने में मदद करता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि इतिहास हमें चुनने की शक्ति देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अतीत से मिले इस ज्ञान के आधार पर आज हम अपने समाज में कौन से चुनाव अलग ढंग से कर सकते हैं। इतिहास की ऐसी कौन सी गलती है जिसे दोहराने का खतरा आज की दुनिया में सबसे ज्यादा नजर आता है।